हमें आजादी मिली मतलब हमें क्या मिला? उनके पास एक ही रटा रटा जवाब होता है। हमें आजादी मिली का सबूत क्या है? तो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। केवल इसी एक बात को हम आजादी मानते। हमारी आजादी का पैमाना क्या है कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। केवल इसी एक बात को हम आजादी मानते हैं। उसके अलावा हमारे पास आजादी का कोई मामला नहीं। क्या अंग्रेज भारत चले जाने से हमारी आजादी हासिल हो गई? हमारी जो सारी गुलामी जब अंग्रेज भारत में थे, हमारी जो समस्याएं थी, जाति की समस्या थी, अस्पृश्यता की समस्या थी, भेदभाव की समस्या थी, उच्च नीचता की समस्या थी, गरीबी की समस्या थी, शिक्षा रोजगार की समस्या थी, सारी खत्म हो गई। केवल अंग्रेज भारत से चले गए, इसी एक बात को आजादी माने तो क्या हो? साथियों, आजादी के दिन पार्टीशन का बहुत बड़ा घाव भारत को झेलना पड़ा और उसमें भी सबसे ज्यादा कीमत अगर किसको चुकानी पड़ी तो बंगाल को चुकानी पड़ी। 75 साल हो गए आज तक। जो आजादी के बाद में जो बंटवारे के नाम पर, जो पार्टीशन के नाम पर जो धोखा हुआ इन देश के हमारे मूल निवासियों के साथ में, तो आज तक उनकी कीमत वो चुका रहे हैं। आज भी जो भाई हमारे बंटवारे के नाम पर जिनको अलग किया गया था और ये देश अपना मानकर जो भारत आना चाहते थे, आज तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। आज तक उनके सारे मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए। आज तक उनको किसी बात के लिए कोई बात नहीं कही गई। तो कैसे कहे ये आजादी उन लोगों के लिए थी जो ये अपना मुल्क मानकर यहां आए थे। 75 साल हो गए, उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया। आज भी उनके बच्चों का, उनके परिवारों का क्या हाल। इसलिए साथियों, ये जो आजादी के नाम पर जो धोखा मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के साथ हुआ है, उसका पर्दाफाश करने के लिए साथियों हमने सब्जेक्ट बनाया कि आजादी के 75 साल बाद में भी ये देश गुलाम क्यों, इस देश की जनता गुलाम क्यों, इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग गुलाम क्यों? क्योंकि आजादी धोखा थी हमारे लोगों के लिए। ये किस्म का हमारे महापुरुषों की कि ब्राह्मण जो कांग्रेस के माध्यम से आजादी का आंदोलन चला रहे हैं, ये आजादी के नाम पर ब्राह्मण राज स्थापित करने की बात वो कर रहे हैं और यही होगा। ब्राह्मणों ने वही किया। गांधी जी इस देश के आशुतों को ये कहते थे कि मैं आपके चरणों में स्वर्ग रखने के लिए राजी हूं। मुसलमानों को गांधी जी ये कहते थे कि मैं आपके चरणों में स्वर्ग रखने के लिए राजी हूं, मगर आपको कोई अधिकार देने के लिए मैं राजी नहीं। आपके चरणों में जन्नत रखने के लिए तैयार हूं। अछूतों को गांधी जी ये कहते थे कि आपके चरणों में मैं स्वर्ग रखने के लिए तैयार हूं, मगर अधिकार देने के लिए राजी नहीं। वैसा स्वर्ग, ऐसा जन्नत जहां कोई अधिकार नहीं हो, वो जन्नत से ज्यादा क्या हो? जन्नत होगा या जहन्नुम होगा? तो आजादी के नाम पर कांग्रेस ने जो आंदोलन चलाया था, वो देश की आजादी का आंदोलन नहीं। देश और देश की जनता, मूल निवासी लोग आज भी गुलाम है। उस समय गांधी के लोग, कांग्रेस के लोग हमारे बस्तियों में आकर ये कहते थे, अरे हम आपकी समस्या का समाधान कर नहीं सकते। हम आपकी गरीबी, शिक्षा, जातीयता, अस्पृश्यता, जो भी आपकी मौलिक समस्याएं हैं, इनका समाधान नहीं कर सकते। क्यों? देश पर अंग्रेजों का राज है। जब अंग्रेजों का राज है, वो हमारे भविष्य का फैसला करते हैं, इसलिए हम आपका कल्याण नहीं कर सकते। अंग्रेज चले जाएंगे तो हम आपका उद्धार करेंगे। अंग्रेजों को भगाने में हमारी मदद करो। लोगों ने अपने भविष्य के लिए सोचा कि भाई हम कांग्रेस के आंदोलन को समर्थन दे, मुल्क आजाद होगा, अंग्रेज चले जाएंगे, हमारा उद्धार होगा। क्या हुआ? आजकल साथियों, सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक मीडिया में एक बातें चलाई जा रही है। मोदी के द्वारा भी वो बातें कह रही जा रही है। रेवड़िया बांटने का काम शुरू है, रेवड़िया बांटने का काम शुरू है। एक नया शब्द इस्तेमाल किया गया, रेवड़ी कल्चर। जब बजट में आपके हक अधिकारों की कोई व्यवस्था होती है,
चुनाव में जब आपके लिए कुछ वादे किए जाते हैं, आपके अधिकारों की कुछ बात होती है, तो उसको रेवड़ी बांटने का नाम दिया जा रहा है। ये रेवड़ी शब्द भारत के राजनीति में आया कहां से? जब 1955 में कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट पूरी हुई तो काका साहब कालेलकर वो कमीशन की रिपोर्ट लेकर राजेंद्र प्रसाद के पास गए और राजेंद्र प्रसाद को कहा कि ये बैकवर्ड जाति के लोगों के लिए आपने कमीशन बनाने के लिए कहा था, राष्ट्रपति महोदय ये कमीशन की रिपोर्ट पूरी हो गई है, पिछड़े लोगों का अगर बदला करना है उनको इतने इतने अधिकार देने पड़ेंगे, 52% है, इतना अधिकार देना पड़ेगा। तो जब रिपोर्ट की रिकमेंडेशन राजेंद्र प्रसाद ने पढ़ी तो राजेंद्र प्रसाद ने ये बात कही कि ये जो आजादी का आंदोलन हमने लड़ा था, ये कोई रेवड़िया बांटने के लिए नहीं लड़ा था। इस देश के 52% ओबीसी के लोगों को हक अधिकार देने की जब बारी आई तो देश का पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जो अपने आप को गांधीवादी कहता था, कांग्रेसी था, वो ये कहता है कि आजादी की लड़ाई हमने रेवड़िया बांटने के लिए नहीं लड़ी थी। अरे देश की आधी आबादी की आजादी के लिए आपने उसके समर्थन से आजादी हासिल की, किसानों के, पिछड़े जाति के लोगों के समर्थन से आजादी हासिल की, और उनको जब अधिकार देने की बारी आई तो ब्राह्मण ये कहता है रेवड़िया बांटने का काम हम नहीं करेंगे। वही बात आज सुप्रीम कोर्ट, वही बात मोदी कह रहा है। जब आपको कुछ देने की बारी आती है, बजट हमारा है, ये राष्ट्र हमारा है, इसका विकास करना है, तो विकास के लिए लगने वाली सारी चीजें हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए। राष्ट्र विकास तभी होगा जब वहां के रहने वाले पिछड़ी जातियों के लोगों का विकास होगा। कि बड़े बड़े फ्लाईओवर खड़ा करने से, बड़े बड़े नेशनल हाईवे खड़ा करने से राष्ट्र महान नहीं बनता। राष्ट्र महान बनता है वहां रहने वाले लोगों से। तो ब्राह्मण ये कहता है कि हमारे पास आपके विकास के लिए बजट नहीं है। साथियों, जब ये मुल्क आजाद हुआ तब देश का बजट साथियों 197 करोड़ का था। लियाकत अली फाइनेंस मिनिस्टर थे। लगभग मोटा मोटी 200 करोड़ का बजट था। अभी इस साल का बजट निर्मला सीतारमण ने रखा 40 लाख करोड़ का बजट है। कितना? 40 लाख करोड़। यानी आजादी के समय में जो बजट था उससे 20,000 गुना ज्यादा बजट आज भारत सरकार के पास है। 20,000 गुना। अंदाजा लगा लो कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी हो गई है, भारत कितना महान हो गया है। 40 लाख करोड़ उसका बजट है। फिर भी सरकारें ये कहती है कि आपके विकास के लिए पैसा नहीं है। केवल 200 करोड़ रुपए की जरूरत थी साथियों। जब कोविड की महामारी चल रही थी तो सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन का प्लांट लगाने के लिए, ऑक्सीजन लगाने के लिए 200 करोड़ रुपए की जरूरत थी। वो 200 करोड़ रुपए ना होने की वजह से कोविड की दूसरी महामारी की वेव में लगभग 512 से ज्यादा मौतें हुई। एक गोरखपुर आपके बगल में लगा हुआ है, 70 से ज्यादा बच्चे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं था, इस वजह से मर गए। केवल 200 करोड़, 512 से ज्यादा मौतें हो गई क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं था। आजादी मिलने के बाद हमारे हालत क्या हुए? कोई लंबा चौड़ा पीछे जाकर इतिहास के पन्ने पलटने की जरूरत नहीं। केवल पिछले 2 साल के महामारी के आंकड़े उठाकर देख लो। आनंद फानन में कोविड की महामारी के रूप में उसके नाम पर भारत में लॉकडाउन घोषित कर दिया। और जब लॉकडाउन घोषित कर दिया, सारी कंपनियां बंद हो गई, सारे काम धंधा बंद कर दिए गए। कोई सोचा नहीं कि ये बंद होने के बाद लोगों का क्या होगा। 12 करोड़ लोगों की नौकरियां गई। 40 करोड़ से ज्यादा के लोग सड़कों पर आ गए। रोजी रोटी का मामला खड़ा हो गया। हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिए गए। जितनी माइग्रेशन पार्टीशन के समय में हुआ था, उस समय तो फसाद हुए थे, कत्लेआम हुआ था,
लोगों को अपनी जान माल बचाने के लिए घर छोड़कर भागना पड़ा था, उससे कई गुना ज्यादा, 10-20 गुना ज्यादा लोगों को अपने शहरों को छोड़कर वापिस अपने गांवों की तरफ पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया गया। पार्टीशन से भी कई गुना ज्यादा लोगों को माइग्रेट करने के लिए, पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया। अभी साथियों, महामारी खत्म हो गई, सरकार ने लॉकडाउन खुला कर दिया, मगर अभी तक सरकार के द्वारा इस लॉकडाउन के दौरान कितनी जाने गई उसके आंकड़े नहीं बताए गए। सरकार आंकड़ों की हेराफेरी कर रही है, सरकारी आंकड़े छुपाने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग एजेंसियों की रिपोर्ट ये कहते हैं कि इस महामारी के दौरान 40 लाख से ज्यादा की मौतें हुई, 40 लाख से ज्यादा के। और मैं इनको मौत नहीं कहता हूं, ये 40 लाख हत्याएं थी, खून थे, और ये सारे के सारे सरकार के द्वारा किए गए। पार्टीशन के समय में जितनी हत्याएं हुई उससे 4 गुना ज्यादा रक्तपात, 4 गुना ज्यादा हत्याएं ये लॉकडाउन के रूप में की गई। कितना बड़ा रक्तपात हुआ, कितनी बड़ी हत्याएं हुई, तो गंगा के किनारे लाशों से भर गए। हमारे बहुजन समाज के लोगों के हालात इतने खराब थे कि अपने परिजनों की जब उनका निर्वाण हुआ, उनकी मौत हुई, तो ससम्मान अपने परिजनों के अंतिम संस्कार करने लायक वो नहीं रहे। ना कफन खरीदने के लिए पैसे थे, ना अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी खरीदने के तक पैसे बचे थे। गंगा के किनारे रेत में उनको दफनाना पड़ा। कुछ जगह तो बहती हुई गंगा की धारा में लाशों को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये हाल साथियों केवल लॉकडाउन के 2 सालों के बीच में सरकार ने इस देश की जनता के साथ किया। आपको घरों में जबरन बिठा के रखा ताकि आप सड़क पर उतरकर आपके विरोध में किए गए कानूनों का विरोध ना कर सके। किसानों के विरोध में कानून बनाए गए। 13 महीने किसानों ने आंदोलन चलाया, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। देश का पहला बजट जब रखा गया साथियों, 200 करोड़ का बजट था, और वो जो जीडीपी देश का उस समय था, उस समय 55% योगदान किसानों का जीडीपी में था। 55% से ज्यादा जीडीपी अकेले किसानों के पैसों से चलती थी। मोदी जी ने जब 2014 में चुनाव लड़ा तो नारा लगाया था कि किसानों की आय दोगुना करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी दी गई थी। अभी बीजेपी सरकार ने ही जो कमेटियां बनाई उसके आंकड़े हमारे पास है। फाइनेंशियल सर्वे सरकार ने किया, उस सर्वे में सरकार ने कहा कि भारत का जो आम किसान है, जिसके पास अपनी खुद की जमीन है, उस किसान की सालाना आय, उसके परिवार की सालाना आय 20,000 रुपए है। एक साल में एक किसान परिवार कितना कमा रहा है? केवल 20,000, यानी महीने के केवल 1,700 रुपए। दिन का आप निकालो तो 55 रुपए। जिस किसान का 75 साल पहले आजादी के समय में जीडीपी में 55% हिस्सा था, आज वो दिन का केवल 55 रुपए कमा रहा। जिनके पास जमीनें थी, जो कभी मालिक थे, उसकी हालत 75 साल के बाद ये हो गई कि वो दिन का 55 रुपए कमाने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसी बंगाल के महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, अर्जुन सेनगुप्ता, इनकी कमेटी की रिपोर्ट आपने पढ़े होंगे। 78% जनता 20 रुपए से कम डेली का कमा रही। कोविड के दौरान हमारे लोगों की गरीबी इस हद तक बढ़ी कि नए 20 करोड़ से ज्यादा लोग बीपीएल की रेखा में धकेले गए। आपको घरों में बिठाया, लॉकडाउन के नाम पर किसानों के विरोध में कानून बनाए, लेबर लॉ में संशोधन किया, 40 लेबर कोड थे, खत्म कर दिए। अब कोई मजदूर, कोई
मजदूरों का संगठन अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने लायक नहीं होगा। मजदूरों के विरोध में कानून बनाए, बेरोजगारी चरम सीमा पर खड़ी कर दी। पाकिस्तान के बारे में बोला जाता है पाकिस्तान में ये हुआ, पाकिस्तान में ये हुआ। आज बेरोजगारी के आंकड़े उठाकर देखो, भारत में जितनी बेरोजगारी युवाओं में है वो पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी भारत के युवाओं में है। जितना बेरोजगारी का रेट पाकिस्तान में युवाओं का है उससे कई गुना ज्यादा बेरोजगारी का रेट भारत में ब्राह्मणों ने SC ST OBC के युवाओं का बना दिया। ब्राह्मण प्रचार कर रहा है ये आजादी हमारी है, 75 साल हो गए, 75 साल हो गए। आजादी के नाम पर जो धोखा हुआ है उसकी कोई जानकारी है? बजट से गायब, डेवलपमेंट से गायब, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन, सारी चीजों से SC ST OBC के माइनॉरिटी के लोगों को खत्म कर दिया गया। संविधान के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है, प्रियम्बल में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। कहाँ है हम भारत के लोग? कार्यपालिका में SC ST OBC के लोग कहां पर है? न्यायपालिका में SC ST OBC के लोग कहां पर है? अभी नया सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा ललित, उनके बाप, उनके पिताजी वो भी जज थे, ये भी जज थे, और ये वही जज थे जिन्होंने एट्रॉसिटी एक्ट के विरोध में फैसले सुनाए। न्यायपालिका में आप नहीं, कार्यपालिका में आप नहीं, प्रशासन में आपका कोई वजूद नहीं, मीडिया पर ब्राह्मणों का नियंत्रण, तो आपकी आजादी कहां ढूंढोगे आप? कहां पर है आपकी आजादी? आपके भविष्य का फैसला करने के लिए जो चीजें चाहिए, बजट आपके नियंत्रण में नहीं, प्राइवेट सेक्टर आपके नियंत्रण में नहीं, जल जमीन जंगल आपके नियंत्रण में नहीं, तो आप अपने बच्चों का, अपने परिवार का विकास किस आधार पर करोगे? वो सारी चीजें जो थी वो ब्राह्मणों ने छीन ली। आजादी के आंदोलन के नाम पर जो वर्चस्व ब्राह्मणों ने किया उसके आधार पर उन्होंने थोप दी। और आपका ध्यान इन सारी चीजों पर ना जाए। आप शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, अपने डेवलपमेंट का, हायर एजुकेशन का मामला ना खड़ा करे, आप अपने अधिकारों की बात ना उठाए। इसके लिए आपको दूसरा कार्यक्रम दे दिया, कभी हिजाब के नाम पर, कभी हलाल के नाम पर, कभी मस्जिदों के ऊपर लगे हुए लाउडस्पीकर के नाम पर, तो कभी हनुमान चालीसा के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, तो कभी चूड़ी जिहाद के नाम पर। हिंदू मुस्लिम का मामला ब्राह्मण खड़ा करते रहे और लगातार ब्राह्मण प्लान बनाकर SC ST OBC के अंदर मुस्लिमों के विरोध में द्वेष फैलाने का मामला खड़ा करते रहे। पहले फसाद होते थे, अब मॉब लिंचिंग का मामला शुरू कर दिया। लगातार कोई ना कोई षड्यंत्र ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है। हिजाब से मामला शुरू हुआ था, कर्नाटक में हलाल तक आ गया। मस्जिदों पर लगे हुए लाउडस्पीकर से मामला हनुमान चालीसा तक आ गया। और SC ST OBC के लोगों के अंदर ब्राह्मणों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया जा रहा है। बहुत सारे SC ST OBC के लोग जानकारी के अभाव में ये मानकर चल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया जा रहा है। क्या है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र के नाम पर साथियों केवल और केवल ब्राह्मण राष्ट्र का निर्माण किया गया है। न्यायपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, कार्यपालिका, IAS IPS, कैबिनेट सेक्रेटरी ब्राह्मणों के नियंत्रण में, विधायिका पर ब्राह्मणों का नियंत्रण, सारा का सारा राजनीतिक दलों पर ब्राह्मणों का नियंत्रण। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आज देश में सत्ता का नियंत्रण बनाती है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, TMC हो, जितनी भी बैकवर्ड लोगों की भी पार्टियां हैं, वो सारी की सारी पार्टियां ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। जहां बैकवर्ड पार्टियों की सरकारें हैं वहां अपने गवर्नर ब्राह्मणों ने रखे हुए हैं और गवर्नरों के माध्यम से वहां के स्टेट गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने का काम ब्राह्मण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जहां बैकवर्ड पार्टियों की सरकारें हैं या बैकवर्ड नेता ताकतवर है, उसको कमजोर करने के लिए CBI, सेंट्रल एनफोर्समेंट एजेंसी, ED,
इनकम टैक्स, आईबी, सारी एजेंसियों का इस्तेमाल ब्राह्मण बैकवर्ड राजनीति करने वाले नेताओं को कमजोर करने के लिए लगा रहे। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का भी इस्तेमाल बैकवर्ड राजनीति करने वाले नेताओं को कमजोर करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। चुनाव आयोग हो, 370 से ज्यादा लोकसभा की सीटों पर ईवीएम के द्वारा जो वोट डाले गए थे, वो वोट और मशीन से काउंटिंग में निकले हुए वोट मैच नहीं हुए। मई 2019 में लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे घोषित हुए, 370 से ज्यादा सीटों में वो नतीजे एक दूसरे के साथ टैली नहीं हुए। कहीं कम वोट निकले तो कहीं ज्यादा वोट निकले। 3 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। 543 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें 373 सीटों में ईवीएम में डाले गए वोट और बाद में काउंटिंग में समय निकाले गए वोट मैच नहीं हुए। 543 में से 373 निकालो, कितना बच गया? 170 वो सीटें। केवल 170 सीटों पर ईवीएम में डाले गए वोट और निकले गए वोट मैच हुए। 2/3 लोकसभा की सीटों के वोट कंफर्म नहीं है, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने वो कैंडिडेट घोषित कर दिए और सरकारें बना दी। 3 साल हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कैसे सरकारें बन सकती है, कैसे ये कानून बना सकते हैं? मगर ब्राह्मण इन बातों के ऊपर कोई चर्चा मीडिया में नहीं करवा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को गंभीरता से लेकर इसके बारे में कार्रवाई करने का काम नहीं कर रहा। हमें इन बातों की बहस तक ले लगाई जाती कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा। हमें बस इतना ही बताया जा रहा है कि मीडिया के द्वारा, ब्राह्मणों के प्रोपेगेंडे के द्वारा ये बात कही जा रही है, हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा तो यहां बैठे हुए समाज के अंदर के जो लोग हैं वो मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र मतलब SC ST BC का राष्ट्र नहीं। ये तो SC ST BC के लोगों का इस्तेमाल ब्राह्मण करना चाहता है, वो भी मुस्लिमों के विरोध में, ईसाइयों के विरोध में। जब ब्राह्मण SC ST BC के हक अधिकार की बारी आती है, खुलकर उसका विरोध करता है। चपरासी की तक नौकरी देने के लिए ब्राह्मण उनको राजी नहीं है। आरक्षण को खत्म करने के लिए ब्राह्मणों ने तरह तरह की व्यवस्था बनाई। कल तक अग्निवीर की स्कीम केवल मिलिट्री के लिए रही थी, आज सारे सरकारी क्षेत्रों में लागू करने की योजना बनाई। 4 साल की नौकरी होगी, रिटायरमेंट नौकरी लागू होने से पहले हो जाएगा। ये सारा ब्राह्मणों ने किया। आज है SC ST BC का कोई रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में, विधायिका में, कि जो आदमी SC ST BC का, माइनॉरिटी का, वहां जाकर अपने अधिकारों की लड़ाई संसद में, विधानसभा में बोले? नहीं है हमारी कोई लड़ाई, वहां लड़ने वाला कोई नहीं। आजाद भारत में हमारे चुने हुए MLA, हमारे चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको बोलने पर ब्राह्मणों ने पाबंदी लगाई। अंग्रेजों के समय में हमारे नेता अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर अधिकार हासिल करने में कामयाब हुए। आजाद भारत में हमारे नेता खूंटे से बंधे हुए जानवर की तरह गूंगे बहरे हो गए और ब्राह्मणों ने उनका इस्तेमाल करके इस देश की आजादी पर, इस देश के भविष्य पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया। ये धार्मिक ध्रुवीकरण ब्राह्मणों के द्वारा जो किया जा रहा है साथियों, किस लिए किया जा रहा है? धर्म के नाम पर ब्राह्मण क्यों चुनाव में वोट मांगता है? बंगाल में काली के नाम पर, दुर्गा के नाम पर वोट मांगे गए, राम के नाम पर वोट मांगे गए। संविधान कहता है कि धर्म के नाम पर किसी भी तरीके से वोट नहीं मांगे जा सकते। चुनाव आयोग कैसे इन चीजों को ये कर रहा है? न्यायपालिका कैसे इन बातों को अलाउ कर रही है? क्योंकि ब्राह्मण ये जानता है कि SC ST BC के वोट उसको सीधे तरीके से नहीं मिल सकते। क्या किया है इस देश के SC ST BC के और पिछड़े जातियों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, उनके हक अधिकार के लिए, उनके भविष्य के लिए कोई फैसला ब्राह्मणों ने नहीं किया। उनका इस्तेमाल करना है
तो इस्तेमाल करने के लिए ध्रुवीकरण करना होगा, ध्रुवीकरण के लिए धर्म का सहारा लेना होगा। तो ब्राह्मण लगातार इस देश में हिंदू मुसलमान का प्रचार करते रहते और मुसलमानों के विरोध में, ईसाइयों के विरोध में SC ST BC के लोगों को भड़काने का काम करता है। झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो या जो ट्राइब एरिया है, वहां आदिवासियों को ईसाइयों के विरोध में खड़ा करने का काम करता है। अभी आदिवासियों को गन पॉइंट पर लिया गया है और जिन आदिवासियों को गन पॉइंट पर लिया गया है उन्हीं आदिवासी में से एक महिला को राष्ट्रपति बना दिया गया, महामहिम राष्ट्रपति। बिल्किस बानो पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ, ये इंसाफ के ऊपर, भारत के संविधान के ऊपर एक बहुत बड़ा घिनौना दाग लगाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की गई है। कोई सिंगल प्रतिक्रिया आई राष्ट्रपति महामहिम के द्वारा? एक महिला होने के नाते कम से कम इस बात के ऊपर अपनी कोई प्रतिक्रिया करती नहीं। आज आदिवासी गन पॉइंट पर लेकर मारे जा रहे हैं, मगर आदिवासी की महिला को राष्ट्रपति किया गया। 5 साल पहले शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर अत्याचार थे, लगातार अत्याचार हो रहे हैं और एक शेड्यूल कास्ट के आदमी को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। संकट क्या है साथियों? आज ब्राह्मण इस देश के मूल निवासियों के विरोध में प्रतिक्रांति कर रहा है। इस देश के मूल निवासियों के विरोध में प्रतिक्रांति की जा रही है और सबसे गंभीर बात क्या है? जिस वर्ग के विरोध में प्रतिक्रांति की जा रही है उसी वर्ग को उसका नेतृत्व दिया जा रहा है। ओबीसी के विरोध में प्रतिक्रांति हो रही है। 80 साल हो गए ओबीसी अपनी गिनती के लिए तड़प रहे। कितना? 80 साल। जानवर कितने सरकार ने गिने, हिजड़े कितने हैं उसकी गिनती हो गई। बहुत सारे राज्य सरकारों ने हिजड़ों को पिछड़े जाति के लिस्ट में शामिल कर लिया है। ओबीसी के लिस्ट में, पिछड़ी जातियों के लिस्ट में हिजड़ों को शामिल कर दिया। हिजड़ों ने आजादी के 70 साल बाद अपने अधिकार हासिल कर लिए, अपनी गिनती करवा ली, मगर 52% ओबीसी अपनी गिनती के लिए तड़प रहे। अभी लोकसभा में सरकार को सवाल पूछा कि भाई आपके पास सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों की जानकारी है क्या? तो केंद्र सरकार ने कहा कि हाँ, हमारे पास सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों की जानकारी है। 1.5 करोड़ भारत में आवारा कुत्ते हैं सड़क पर घूमने वाले। कितने? 1.5 करोड़ सरकार ने आंकड़े बताए। इसका मतलब सरकार चाहे तो सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों को तक गिन सकती है, मगर इस देश के किसान, इस देश के पिछड़े जाति के 52% लोगों को सरकार गिन नहीं रही है। अब जिसकी गिनती नहीं उसको अधिकार नहीं। 700 किसान शहीद हो गए, किसानों के साथ धोखा हो गया। ओबीसी के साथ प्रतिक्रांति हो रही है और ओबीसी के नाम पर नरेंद्र मोदी को पिछड़े जाति का नेता बनाकर खड़ा कर दिया। ब्राह्मणों ने पिछड़े जाति के विरोध में प्रतिक्रांति की, ओबीसी के प्रतिनिधि के रूप में मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। शेड्यूल कास्ट के विरोध में, आदिवासियों के विरोध में, माइनॉरिटी के विरोध में ब्राह्मण प्रतिक्रांति कर रहा है और उनमें से किसी को एक को खड़ा करके ये एहसास दिला रहा है कि देखो, अरे आपका आदमी सत्ता में, अरे आप ही तो देश चला रहे हो। हमारे लोगों को भी लगता है हाँ भाई ये हमारे ही लोग हैं। साथियों, ब्राह्मण ये दिखावा कर रहा है, पाखंड कर रहा है ताकि आपके अंदर का विद्रोह खत्म हो जाए। धार्मिक फसाद करवा कर, धार्मिक ध्रुवीकरण करके ब्राह्मण चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव जीतना चाहता है। अब मामला ईवीएम से आगे गया हुआ है। कल तक ब्राह्मण ईवीएम के माध्यम से चुनाव लड़ते थे, जीतते थे, आज वो ईवीएम से आगे निकल कर गए। किसी भी पार्टी के एमएलए चुनकर क्यों ना आए, उसको खरीद कर बीजेपी सरकार बना रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना के 40 एमएलए बीजेपी ने खरीदे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एमएलए बीजेपी ने खरीदकर शिवराज को मुख्यमंत्री बनाया। झारखंड की सरकार गिराने की साजिश चल रही है। तब मामला ईवीएम से आगे गया हुआ। ऐसी स्थिति में साथियों, अगर आप परिवर्तन करना चाहते हो, ये जो गुलामी हमारे ऊपर थोपी है, इस गुलामी को मिटाना चाहते हो, आपके पास विकल्प क्या? ब्राह्मण धार्मिक ध्रुवीकरण करके इस देश के अंदर
जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के अंदर जो भाईचारा पैदा हुआ है, जो सामाजिक ध्रुवीकरण पैदा हुआ है, ये सामाजिक ध्रुवीकरण को तोड़ने की साजिश में लगा हुआ है। साथियों, ये जो जागृति वामसेप ने समाज के अंदर पैदा की है, इस जागृति की वजह से बड़े पैमाने पर SC ST OBC और माइनॉरिटी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर जागृति पैदा हुई है। कि जो आज बड़े पैमाने पर ये मूल्यवासी संकल्पना भारत में स्थापित हो गई है, और ये जो मूल्यवासी संकल्पना भारत में स्थापित हो रही है, SC ST OBC और मूल्यवासी में जो भाईचारा इत्तेहाद जो कायम हो रहा है, यही ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा संकट है। आज ब्राह्मणों के लिए संकट बीजेपी के लिए कांग्रेस संकट नहीं है, कांग्रेस के लिए बीजेपी संकट नहीं है, सारे देश के ब्राह्मणों के लिए एक ही संकट है। वो है इस देश के अंदर जो मूल्यवासी सिद्धांत खड़ा हो रहा है, मूल्यवासी विचारधारा स्थापित हो रही है, ये ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा संकट है। यही हमारी मुक्ति का साधन है और दूसरा कोई विकल्प नहीं। साथियों, हमारी आजादी की लड़ाई अधूरी है। 15 अगस्त को केवल अंग्रेज भारत से चले गए, उसको हम आजादी नहीं मानते। हमें हमारी सामाजिक और धार्मिक गुलामी से आजादी चाहिए। वो जो हमारे महापुरुषों ने जो आजादी की लड़ाई शुरू की थी, उस लड़ाई को पूरी लड़ने की जरूरत है। इसलिए वामसेप ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। वो जो जंग अधूरी है, उस अधूरी जंग को हम पूरा करेंगे। इसका एकमात्र तरीका है साथियों, शक्ति बनाने का। 6 लाख गांव और 6000 जातियों में जाकर संगठन बनाना होगा। ये जो आज बंगाल में अधिवेशन हुआ है, बंगाल के 22 जिलों में हमें हमारा संगठन खड़ा करना होगा। हर गांव में, हर घर तक ये आंदोलन पहुंचाना होगा। 6 लाख गांव और 6000 जाति के लोग, इनको जोड़ना होगा। जोड़कर, जगाकर, उनकी शक्ति बनाकर अपने आजादी की लड़ाई लड़नी होगी। यही एक तरीका है। दुनिया की कोई भी कौम मिन्नत मांगकर आजाद नहीं हुई, हाथ जोड़कर आजाद नहीं हुई। आजादी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आजादी के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तभी साथियों हमको अपना आजादी का मामला आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। इसलिए आज इस बंगाल के राज्य अधिवेशन के माध्यम से मैं तमाम हमारे मूल्यवासी साथियों को जो यहाँ पर मौजूद है, उनको ये जिम्मेदारी देता हूँ, उनको ये काम करना है कि जो लोग आज इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, उन तक जाकर हमें ये बात बतानी होगी कि ये देश और इस देश के मूल्यवासी अभी भी गुलाम है, ब्राह्मणों की गुलामी में है। उनको आजाद करना होगा और उनकी आजादी की लड़ाई वामसेप के माध्यम से छिड़ चुकी है। वो आजादी के आंदोलन में शामिल हो, अपनी कुर्बानी इस आंदोलन में लगाए और अपने आने वाले समाज को, अपने समाज और आने वाली पीढ़ियों को आजाद करने की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए। आप लोग उसके लिए अपना समय, बुद्धि, पैसा उधर लगाओगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ साथियों ये कार्यक्रम यहाँ पर लगाया गया था। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात के लिए अपना समय, बुद्धि, साधन लगाओगे। इसी उम्मीद के साथ साथ मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय मूल्यवासी।